टीचिंग और एकेडमिक करियर की प्रिपरेशन करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के 2-3 साल इजीली वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बेसिक डिफरेंस ही समझ में नहीं आता कि ये नेट, सेट, बीएड और सीटेट का एक्चुअल पर्पस क्या है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नेट क्लियर करते ही वो लेक्चरर बन जाएंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि सीटेट पास कर देने से उनको मतलब जॉब, उनकी गवर्नमेंट की जॉब पक्की हो जाएगी। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है बीएड और सीटेट ये एक ही चीज है। इसी तरह कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सेट बस नेट का इजी वर्जन है, बट रियलिटी में इनमें से कोई भी अजम्पशन आपका पूरी तरह से सही नहीं है। सबसे पहले आप एक फंडामेंटल बात को समझो यहाँ पे कि ये जो नेट, सेट, सीटेट है ये जॉब एग्जाम्स नहीं है, ये एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशंस है। मतलब कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं बन जाओगे, बल्कि आप कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरी तरफ बीएड कोई आपका एग्जाम नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको टीचिंग प्रोफेशन जैसे जो है उनके लिए ट्रेन करती है। इसलिए ये सोचना कि नेट कर लिया तो लेक्चरर बन गए या बीएड कर लिया तो टीचर की जॉब पक्की हो गई, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपका यहाँ पे। ठीक है, आपको एक चीज हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने इन एग्जाम्स के लिए, अपने इन जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेट और सेट के बीच में डिफरेंस समझो कि ये जो नेट और सेट है ये प्राइमरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग के लिए होते हैं। इनका रिलेशन हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट और रिसर्च करियर से है। बीएड और सेट ये प्राइमरली स्कूल टीचिंग के लिए होते हैं। इनका रिलेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग और स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी से है। इसीलिए अगर आपका सपना है कि आप कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर बनो तो आपका करियर पाथवे क्या होगा? जनरली आप मास्टर का डिग्री करोगे और उसके बाद में नेट या सेट रिक्रूटमेंट ये एग्जाम देके इसको क्लियर करोगे और फिर रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका यहाँ पे जॉब लगेगा। लेकिन अगर आपका गोल है कि आप स्कूल टीचर बनो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या सेंट्रल स्कूल में हो या आपका प्राइवेट स्कूल में हो, तो आपका पाथवे क्या है? ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया या फिर सीटेट कर लिया या फिर स्टेट का जो टेट होता है वो कर लिया और फिर आपका टीचर रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, तो नेट, सेट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है, बीएड, सीटेट आपका स्कूल टीचिंग के लिए है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एक बार डिटेल में समझा देती हूँ नेट को लेके। नेट का फुल फॉर्म है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है अभी रिसेंटली एनटीए को कंडक्ट करवा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है यहाँ पे और उसके बिहाफ पर एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट ये कोई आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं बल्कि एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो इसका मतलब नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली लेक्चरर या प्रोफेसर का जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च रिलेटेड पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो यूजीसी नेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 3 चीजों के लिए एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करता है। पहला कि आप या तो इसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरा, आपको अगर जेआरएफ मिल जाती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप अपना पीएचडी में एनरोल कर सकते हो या रिसर्च वर्क कर सकते हो। और कुछ केसेस में ये आपका थर्ड में पीएचडी एडमिशन पाथवे भी कंसिडर किया जाता है। इसलिए अगर आपका ड्रीम है कि आप कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी प्रोफेशन बनाओ या फिर रिसर्च करियर में आप जाना चाहते हो, तो यूजीसी नेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। अब आता है कि कौन इसका एग्जाम दे सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है यूजीसी नेट के लिए। तो यूजीसी नेट के लिए जनरली कैंडिडेट के पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री के आप इनफैक्ट अपने फाइनल ईयर में भी हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप मतलब प्रोविजनल बेसिस पर ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ में आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी होती है। सो इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए अपर एज लिमिट नहीं होती, जबकि जेआरएफ के लिए यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट एप्लीकेबल है। तो इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस भी आपके दी जाती हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या मिलता है? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नेट क्लियर हो गया मतलब अपन जॉब पक्की हो गई। गलत है। नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको मेनली 2 तरह की एलिजिबिलिटी मिलती है। पहला, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लो, स्टेट में कर लो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर लो, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में कर लो और कितने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है वहां पे अप्लाई कर लो। लेकिन फाइनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट आपके प्रॉपर प्रोसेस, इंटरव्यू, एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका जेआरएफ। अगर आप नेट के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आप फंडेड रिसर्च और पीएचडी परसू कर सकते हो।
जीआरएफ आपका एकेडमिक और रिसर्च करियर के लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सैलरी की बात करो कि यूजीसी नेट के थ्रू में सैलरी क्या है, तो स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि नेट करने के बाद में सैलरी कितनी होती है। तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि नेट की सैलरी नहीं होती, सैलरी उस जॉब की होती है जो आप नेट क्वालिफाई करने के बाद ऑब्टेन करते हो। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो करंट यूजीसी पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका ये लेवल 10 चल रहा है शायद अभी 57,700 पर, तो ग्रॉस सैलरी आपको अप्रॉक्स आपका 1 लाख पर मंथ आपका पहुंच जाता है यहाँ पे, 75,000 से 1 लाख के अराउंड में आपको मिलता है इन हैंड। अब इसमें आपका डिपेंड करता है एचआरए, डीए, जो आपका डीएनएस अलाउंस होता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, स्टेट और सिटी क्लासिफिकेशन होते हैं, और एक्सपीरियंस और प्रमोशंस के साथ सैलरी आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जीआरएफ का बात करोगे तो अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फेलोशिप में मिलते हैं पहले 2 साल में 37,000 पर मंथ, अच्छा खासा अमाउंट है। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको 42,000 पर मंथ मिलते हैं। इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस, आपका कंटिजेंसी ग्रांट्स, आपके रिसर्च रिलेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट भी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप रूल्स के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो तो उनका सैलरी कोई फिक्स नेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो डिपेंड करता है, तो वो 30,000 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है आपका, और आपके एक्सपीरियंस और आपके क्वालिफिकेशन और आपके सब कुछ आपके पे डिपेंड करता है फिर वो, तो वो आपका सैलरी कई बार 1 लाख या 1,50,000 तक भी पहुंच जाता है, 25-30 हजार से स्टार्ट होके। टॉप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन आपकी एक्सपीरियंस फैकल्टी को इससे भी हायर सैलरी ऑफर कर देते हैं कई बार तो, ठीक है। सो अगर डज यूजीसी नेट गारंटी अ जॉब, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत क्लियर है, नो, यूजीसी नेट डज नॉट गारंटी अ जॉब। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद भी आपको वैकेंसीज का वेट करना होता है, एप्लीकेशन फिल करनी होती है, इंटरव्यूज क्लियर करने होते हैं, बहुत लंबा खेल है यार, इंस्टीट्यूशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो किन लोगों को ये आपका यूजीसी नेट चूज करना चाहिए? अगर आप यहाँ पे अपना कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहते हो, रिसर्च करियर में अपना इंटरेस्टेड हो, जेआरएफ के थ्रू फंडेड पीएचडी करना चाहते हो, या फिर लॉन्ग टर्म एकेडमिक प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो आप नेट का एग्जाम दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आता है आपका यहाँ पे सेट को लेके। अब सेट को लेके क्या है यहाँ पे देखिए, सेट का क्या मतलब है? सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम है, और जो कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ये वैकेंसीज है उनके लिए एलिजिबल उनके लिए बनाता है ये। सो ये एग्जाम कॉन्सेप्चुअली यूजीसी नेट के काफी सिमिलर है, लेकिन इसका स्कोप जनरली सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट लेवल तक लिमिटेड होता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट सेट को नेट का इजी वर्जन समझते हैं, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। सेट का पर्पस भी यूजीसी नेट की तरह डायरेक्टली जॉब देना नहीं है, ये सिर्फ डिटरमाइन करता है कि क्या आप पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इसलिए सेट को भी एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ही माना जाता है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है ये। कुछ स्टेट्स अपने खुद के सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का हो गया एमएस सेट हो गया, कर्नाटका का हो गया, तेलंगाना का हो गया, राजस्थान का हो गया, तो इनके खुद के सेट एग्जाम्स होते हैं। अब कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है सेट में? जनरली वही एलिजिबिलिटी होती है आपकी जो नेट के लिए होती है, और कैंडिडेट्स के पास में आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में उनको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और कई स्टेट्स में आप फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोविजनल बेसिस पर अप्लाई करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन वही आपके स्टेट नोटिफिकेशन पर ये ज्यादातर डिपेंड करता है। इसीलिए एप्लीकेशन से पहले हमेशा अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे चेक करनी है। अब सेट क्वालिफाई करने के बाद क्या मिलता है? सेट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को प्राइमरीली एलिजिबिलिटी मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, मतलब ये जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, स्टेट फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, और स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं यहाँ पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे याद रखो, यूजीसी नेट में जीआरएफ मिल सकता है लेकिन सेट में जीआरएफ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं पूछूं कि क्या सेट नेट से कम पावरफुल है, तो ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन वाला है, नॉट एग्जैक्टली। सेट कम पावरफुल नहीं है, बस इसकी एप्लीकेबिलिटी एरिया जो है ये थोड़ा छोटा है। आपके राजस्थान, आप अपने स्टेट में ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने राजस्थान सेट दे रखा है, वो क्लैरिफाई कर मतलब क्वालिफाई कर रखा है, तो यूजीसी नेट में आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गॉट इट। तो इसी वजह से जो जनता है अपनी, वो नेट को जनरली ज्यादा वर्सेटाइल मानती है और उसको देना प्रेफर करती है, ठीक है।
तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना इन सारी चीजों को लेने के बाद में। अब आप बात करो कि सैलरी कितनी मिलती है सेट के थ्रू, तो सैलरी सेट की वजह से कम ज्यादा नहीं होती है। सैलरी भी आपके इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं, एग्जाम डिसाइड नहीं करती। सैलरी डिपेंड करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का पे स्केल क्या है, यूजीसी के रेगुलेशंस क्या है, इंस्टीट्यूशन टाइप कौन सा है, वो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में है क्या है यहाँ पे। तो इनका सैलरी भी आपका 60,000 से 1 लाख तक पहुंच जाता है यहाँ पे। बढ़िया अमाउंट डिपेंड करता है आपके स्टेट अलाउंसेज, एचआरए और इन सारी चीजों पे, इनके लेवल्स के ऊपर यहाँ पे आपका, ठीक है। तो सेम सही चीज आपको तो वो देखना है। अब ये किनको यहाँ पे सेट का एग्जाम देना चाहिए, वो लोग जो अपने ही स्टेट में टीचिंग करियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो अगर आप अपने ही स्टेट में करना चाहते हो तो आप या तो अपने स्टेट का सेट एग्जाम दे लो या एसएलएट दे लो जो कंडक्ट करता है, ठीक है। आप नेशनल कंपटीशन की जगह स्टेट लेवल एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज प्रेफर करते हो, वो ये एग्जाम दो। अब आ जाता है आपका बीएड। अब बीएड क्या है? सो बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड आपका एक प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग डिग्री प्रोग्राम है। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि बीएड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है। ये एक एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कैंडिडेट्स को टीचिंग प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से सोचते हैं कि बीएड करते ही गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे हम, बट रियलिटी में बीएड का काम आपको टीचर बनने की ट्रेनिंग देना है, ना कि डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करना। सो बीएड प्रोग्राम के दौरान कैंडिडेट्स को स्कूल टीचिंग से जो भी जुड़ी हुई उनकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो सारी दी जाती है, जिसमें प्राइमरी क्या इंक्लूड होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, करिकुलम, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट, टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें। आप लोग देखते होंगे ना कई सारी दीदियां साड़ी में जाती हैं यहाँ पे अपना बीएड वगैरह करने के लिए, तो यही सब उनको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसीलिए बीएड को एक तरह से टीचिंग प्रोफेशन का प्रोफेशनल फाउंडेशन कंसिडर किया जाता है। अब कौन लोग आपका बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जनरली वो कैंडिडेट जिनके पास बैचलर डिग्री हो और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के एडमिशन नॉर्म्स को वो सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसके भी 2 कैटेगरी होती है, या तो ये 2 ईयर बीएड प्रोग्राम कर सकते हो आप अपने ग्रेजुएशन के बाद में, आपने कंप्लीट करने के बाद में आप इसको कर लो, या फिर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करते हो जो आप 12th के बाद में एक इंटीग्रेटेड रूट के साथ कर लेते हो। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी और एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप वेरी करता है आपका यहाँ पे। अब क्या ये गारंटी करता है जॉब? नहीं, गारंटी नहीं करता यहाँ पे। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसको लेने के बाद में आप जो ये गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, सीटेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, स्टेट PSCs हो गए, इनमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। इसीलिए बीएड को कोई जॉब नहीं बल्कि जॉब एलिजिबिलिटी का फाउंडेशन आप समझो यहाँ पे। अब क्यों बीएड इंपॉर्टेंट है? स्कूल टीचिंग प्रोफेशन में बीएड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्कूल रिक्रूटमेंट में बीएड या इक्विवेलेंट टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन कई टीचिंग रिक्रूटमेंट्स के लिए कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। और इसकी सैलरी क्या होती है बीएड के बाद में? सो बीएड की कोई सैलरी नहीं होती, सैलरी उस टीचिंग जॉब की होती है जो आप बीएड के बाद में ऑब्टेन करते हो। प्राइवेट स्कूल सैलरीज अपनी अलग डिपेंड करती है, 10-20 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाती है ये। तो ये आपके मिड लेवल जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो आपको 20 to 40,000 दे देते हैं। तो आपके स्कूल और आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। अगर कोई प्रीमियम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो वेल एस्टेब्लिश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल स्कूल्स है, उनमें आपकी सैलरी हाई हो सकती है, 40 to 80,000 तक हो सकती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर कैंडिडेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है तो स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी रेंज करती है आपकी 35,000 से 70,000 पर मंथ तक चली जाती है। और ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे रूल्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल्स के हिसाब से, HRA, DA, आपका एक्सपीरियंस, आपका पोस्टिंग लोकेशन। सो कई गवर्नमेंट टीचिंग पोजीशंस में एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कई जगह पेंशन स्कीम्स मिल जाती है, कई जगह मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लीव बेनिफिट्स मिल जाते हैं, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो किन किन कैंडिडेट्स को आपका बीएड चूज करना चाहिए? आपको बीएड चूज करना चाहिए अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग करियर में इंटरेस्टेड हो, प्राइवेट स्कूल टीचिंग में प्रोफेशन चूज करना है, या फिर आपका एजुकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल लीडरशिप, इनमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको तब चूज करना चाहिए। अब आ जाता है ये सीटेट। सीटेट क्या चीज है? सीटेट यानी कि आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए कि सीटेट कोई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सीटेट क्लियर करके अपन गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। रियलिटी में सीटेट सिर्फ ये सर्टिफाई करता है कि आप स्कूल टीचिंग के लिए मिनिमम प्रोफेशनल और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करते हो कि नहीं। तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको टीचिंग जॉब्स के लिए एलिजिबल आप हो तो जाते हो,
लेकिन फाइनल जॉब रिक्रूटमेंट आपका एक अलग प्रोसेस के थ्रू होता है। सो सीटेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्कूल टीचर्स की क्वालिटी और एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। अब सीटेट में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो आपका पढ़ाना चाहते हैं क्लास 1 से 5th तक, प्राइमरी लेवल तक। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर लो। अगर आपको अपर प्राइमरी में पढ़ाना है, यानी आपको 6 to 8 में जाना है, तो आप पेपर 2 कर लो क्लियर। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो पढ़ाना चाहते हैं आपके अपर प्राइमरी वालों को, ठीक है। तो आप पेपर 2 क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो। और आप सीटेट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है आपका यहाँ पे कैंडिडेट्स आपके किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहा हो, मतलब ये डिपेंड करता है आपका कि आप किस पेपर को अप्लाई कर रहे हो। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, करंट जो एनसीटीई के नॉर्म्स है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। सीटेट का फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अब सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में क्या मिलता है, आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में जो सीटेट क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपके केवीएस हो गए हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस हो गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हो गए हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पे सीटेट एक आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की तरह काम करता है, ना कि रिक्रूटमेंट लेटर की तरह। सीटेट के बाद सैलरी कितनी होती है, अगेन सीटेट की सैलरी नहीं होती। सैलरी उस टीचिंग पोस्ट की है जिसपे आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद अप्लाई कर रहे हो। जैसे केवीएस में, केवीएस का बेसिक पे कितना होता है, 44,900 पर मंथ होता है। तो ग्रॉस आपका इन हैंड 70 to 90,000 आपका आ जाता है। आपका जो करंट पे स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से डीए, एचआरए, टीए, अदर सेंट्रल बेनिफिट्स ये आपको इंक्लूड करने होते हैं। ऐसे ही नवोदय आपका विद्यालय समिति में हो जाता है, वही सेम आपका सैलरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी आपका, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स का डिफरेंट होता है, वो 20,000 से रेंज स्टार्ट होता है आपका, और ये 60,000 या उसके ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आप पूछो कि भाई डज सीटेट गारंटी अ जॉब, नहीं, सीटेट कोई जॉब की गारंटी नहीं दे रहा, वो सिर्फ टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए आपका एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो सीटेट किनको करना चाहिए, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, केवीएस में पढ़ाना चाहते हो, एनवीएस में पढ़ाना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में आपको परसू करना है अपॉर्चुनिटीज को, तो आपको ये क्लियर करना जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मुझे बीएड करना चाहिए या सीटेट देना चाहिए या नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या सेट करना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर किसी एक एग्जाम को बेस्ट बताना नहीं है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपनी लाइफ में किस लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल लेवल पे पढ़ाना चाहते हो या फिर आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना चाहते हो, तो आप एक बार ये क्लियर कर लो तो आपका पाथवे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बीएड चूज करो अगर स्कूल टीचर बनना है तो, है ना। केवीएस एनवीएस स्कूल में पढ़ाना है तो बीएड कर लो यहाँ पे आपका। यूजीसी नेट क्लियर करो अगर आपको कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर, एकेडमिशियन बनना है यहाँ पे, ठीक है, आप इनको चूज कर लो। सेट करो अगर आप सिर्फ अपने स्टेट में ही करना चाहते हो इसको यहाँ पे, तो आप सेट कर लो इसको यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। आई होप अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद में सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है आपको इन चारों चीजों को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आपका इसका डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।